नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल इनकम टैक्स अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। 24 मई 2021 को सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, नोटिफिकेशन नंबर 68/2021, जिसमें उन्होंने स्लम सेल के केस में फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन का मेथड बताया। इस वीडियो में हम लोग एक ओवरव्यू करेंगे कि स्लम सेल क्या होता है, कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट हम करते थे बिफोर दिस अमेंडमेंट, और जो अमेंडेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50B है कंपैरिजन विद द ओल्ड सेक्शन 50B, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग, हाउ टू बी कैलकुलेट एज पर द न्यू नोटिफिकेशन। फाइनेंस एक्ट 2021 ने स्लम सेल के केस में कैपिटल गेन कैलकुलेशन में के प्रोविजन में चेंजेस लाए हैं। तो इस चेंजेस को में उन्होंने लिखा था कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स ऑफ द इनकम टैक्स। तो अब जाकर 24 मई 2021 को नया नोटिफिकेशन लाया गया जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्लम सेल होता क्या है। क्लॉज 42C of section 2 of income tax act define slum sale। स्लम सेल कहता है कि एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग को आप ट्रांसफर करते हो फॉर लम सम कंसिडरेशन सेल विदाउट वैल्यू असाइन टू द इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटी इन सच एसेट। आप कोई भी अपना अंडरटेकिंग का हालांकि ब्रॉड डिफिनेशन है, अभी हम लोग यहां पर चर्चा नहीं करेंगे अंडरटेकिंग के बारे में। तो अंडरटेकिंग को आप एक लम सम कंसिडरेशन में अगर आप सेल करते हो विदाउट उसके जो एसेट्स लायबिलिटी है उसके इंडिविजुअली आप उसका वैल्यूएशन नहीं करते हो, विदाउट वैल्यू लगाए हुए आप एक लम सम कंसिडरेशन में आप सेल करते हो, तो इसको कहते हैं स्लम सेल। सेक्शन 50B ऑफ द इनकम टैक्स जो है वो बताता है कि कैसे स्लम सेल के केस में कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन होगा। अगर आप अंडरटेकिंग को ओन एंड हेल्ड मोर देन 36 मंथ अगर आपका है 36 मंथ या उससे ज्यादा, तो दैट कंसीडर एज द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एंड नॉट मोर देन 36 मंथ इन दैट केस इट इज द कंसीडर एज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं, तो इसके लिए टैक्स का जो कंप्यूटेशन है कैपिटल गेन का वो आता है कि डिफरेंस हम लेते थे पहले, सेल कंसिडरेशन और नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग का डिफरेंस लेते थे, और जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो आता था उसको कंसीडर करते हुए यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था आपको। तो ये आपको आप इस तरह आप कैपिटल गेन पहले निकालते थे। यहाँ पर न्यू जो रूल आया है उसके द्वारा जो सेल कंसिडरेशन यहाँ पर है आपका, इसके जगह आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेना है जो एज पर द न्यू रूल्स प्रिस्क्राइब हुआ है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो फाइनेंस एक्ट 2021 में ये स्लम सेल के प्रोविजन में क्या चेंजेस लाए गए थे। तो ये सब सेक्शन 2 जो है सेक्शन 50B, यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले का जो सेक्शन है वो सेक्शन ये था सब सेक्शन 2 आप देख रहे होंगे। तो यहां पर एक और सब सेक्शन उन्होंने मतलब पॉइंट जोड़ा। वो पॉइंट क्या जोड़ा उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने ये डिफिनेशन जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा, और उसके पर्पस के लिए जो नेट वर्थ होगा जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, नेट वर्थ यहां पर आप देख रहे होंगे। एंड इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फेयर मार्केट वैल्यू आप देख रहे होंगे यहां पर रेड हाइलाइटेड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स as on the date of the transfer calculated in the prescribed manner। तो यहाँ पर न्यू रूल 11 UAD इंसर्ट किया गया है बाय नोटिफिकेशन डेटेड 24 मई 2021। ये आपका कंसीडर किया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। तो ये चेंजेस लाए गए हैं। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि
ये जो अमेंडमेंट है इसका क्या इंपैक्ट आया, ये यहां पर फाइनेंस एक्ट 2021 ने स्लम सेल के जो कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स प्रोविजन है उसके प्रोविजन को चेंज किया है। प्रोवाइड करते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग और डिवीजन ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर, on the date of the transfer, fair market value of the undertaking, division of the asset as a full value of the consideration माना जाएगा। Accordingly, fair market value will have to be considered irrespective of transaction value actually received by the seller। उसने क्या रिसीव किया इससे हमें अब कोई मतलब नहीं होगा, हम फेयर मार्केट वैल्यू जो है जो कैलकुलेट होकर आएगा उसको कंसीडर करेंगे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। अब आइए ये जो नया रूल है, रूल 11 UAE जोड़ा गया है, ये क्या कहता है? इस रूल के अंदर देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 50B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फर्स्ट। यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के दो रूल दिए गए हैं और कहा गया कि ये जो फेयर मार्केट वैल्यू FMB1 और FMB2 इसमें जो हायर होगा वो कंसीडर किया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट। आइए हम लोग लिखते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एज पर द फर्स्ट मेथड FMB1। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे इस रूल को। देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू 1 shall be fair market value of the capital asset transferred by way of the slum sale determined in accordance with the formula A plus B plus C plus D minus L, जहां पर A जो है आपका बुक वैल्यू ऑफ द ऑल द एसेट है अदर देन ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको अलग किया गया है क्योंकि इसको आगे आपको बताएगा, बी सी डी में आपको बताया जाएगा। As appearing in the books of the account of the undertaking or division transferred by way of the slum sale as reduced by the following amount। ये अमाउंट को रिड्यूस किया जाएगा। क्या कौन कौन से? Any amount of the income tax paid if any less the amount of the income tax refund claim if any, तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद any amount shown as asset में अगर आपने दिखाया रखा है including unamortized amount of the deferred expenditure which does not represent the value of the asset, तो इसको भी आपको रिड्यूस कर देना है। ठीक है, अभी हमने बोला था A प्लस B, B का मतलब होता है कि प्राइस बीच अगर ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क है तो ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क वुड फेच इफ सोल्ड इन द ओपन मार्केट, मार्केट में अगर आप डालते हैं मार्केट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होगा वो देखेंगे लास्ट में, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। प्लस सी क्या कहता है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एज डिटरमाइंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सब रूल 1 ऑफ द रूल 11 UA। 11 UA के अंदर जो शेयर एंड सिक्योरिटीज का जो फेयर मार्केट वैल्यू आएगा वो उसको लेना है। प्लस डी, डी क्या कहता है? वैल्यू एडॉप्टेड और असेस और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ द स्टाम्प ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ए आप बुक वैल्यू ऑफ द ऑल एसेट एक्सक्लूड कर दिया, जो हमने बाद में बी प्लस सी प्लस डी में हम लेंगे। बी में आपका ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क ओपन मार्केट वैल्यू एंड on the basis of the valuer report, and C share and securities का fair market value as per calculated under rule 11 UA sub rule 1, and D immovable property के केस में value adopted or assessed or assessable by any authority for the purpose of the payment of the stamp duty। तो ये आप लेंगे A plus B plus C plus D। इसमें से लायबिलिटीज को रिड्यूस करेंगे। तो लायबिलिटीज का मतलब क्या समझना है आपको, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे।
book value of the liabilities as appearing in the books of the account of the undertaking or division transfer by way of the slum sale but not including following amount. कौन कौन सा आपको इंक्लूड नहीं करना? पेड अप कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर, अमाउंट सेट अपार्ट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड on preference shares and equity share where such dividend have not been declared before the date of the transfer at a general body meeting of the company. Third, reserve and surplus by whatever name called, even if the resulting figure is negative other than those set apart towards depreciation, and any amount representing provision for taxation, tax provision other than the amount of the income tax paid, if any, less the amount of the income tax claimed as refund, if any, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book of profit in accordance with the law applicable thereto. And fifth, any amount representing provision made for the meeting liability other than a certain liabilities. And sixth, any amount representing contingent liability other than the areas of the dividend payable in respect of the cumulative preferences. तो ये जाके आप रिड्यूस कर देंगे इसमें से, तो जाके आपको फेयर मार्केट वैल्यू 1 आपको कैलकुलेट होगा। प्रैक्टिकली जब बैलेंस शीट लेकर हम लोग बैठेंगे तब ये इसको और बेटर क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। ये सेकेंड, फेयर मार्केट वैल्यू 2, दोनों में जो हाइयर होगा उसे आपको लेना है। तो फेयर मार्केट 2 क्या कहता है? फेयर मार्केट वैल्यू 2 क्या कहता है? इन्होंने कैसे आपको ट्रैक किया है, देखिएगा। फेयर मार्केट वैल्यू 2 shall be fair market value of the consideration received or accruing as a result of the transfer by a slum sale determined in accordance with this formula E plus A plus G plus H। क्या क्या जोड़ना है आपको? E का मतलब वैल्यू ऑफ द मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव्ड और accruing as a result of the transfer, जो मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव्ड और accruing। दूसरा, fair market value of the non-monetary consideration received or accruing as a result of the transfer represented by property referred in 11 UA sub rule 1 determined in the manner provided in sub rule 1 of the 11 UA for the property covered in that sub rule। 11 UA 1 में आपका non-monetary consideration received और प्रॉपर्टी उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। उसके बाद जी में नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन का प्राइस रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर रिप्रेजेंटेड बाय द प्रॉपर्टी अदर देन द इमूवेबल प्रॉपर्टी which is not received to in sub rule 1 of sub rule 11 UA would fetch if sold in the open market on the basis of the valuation report obtained from registered valuer, and H, value adopted or accessible by an authority of the government for the purpose of payment of the stamp duty in respect of the immovable property as a result of transfer is represented by the immovable property। यहां भी देखा आपने वैल्यू ऑफ द मॉनेटरी कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन as per the rules determined 11 UA 1 and नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, और थर्ड में आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इससे जाकर आप टोटल कर लेते हैं तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू एज पर द सेकंड मेथड जो है FMV1 और FMV2, FMV2 आपको कैलकुलेट होके आ जाता है। इसमें जो हायर होगा उससे वो आपका कंसीडर किया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। यहां पर देखिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट अंडर सब रूल 2 एंड सब रूल 3 जो है यहां पर देखा आपने FMV1 एंड FMV2 shall be determined on the date of the slum sale। याद रखिएगा, on the date of the slum sale, and for this purpose valuation date referred in rule 11 UA shall also mean the date of the slum sale। यहां पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड सिक्योरिटीज का मीनिंग सेम होगा जो 11 U में दिया गया है। तो 11 U जो रूल है आपका, जहां फेयर मार्केट वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 56 और भी सेक्शन है, तो वो आपका रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड सिक्योरिटीज का डेफिनेशन होगा। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपको किसी तरह का कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं।
या जो ईमेल आईडी दिया हुआ है आप उस पे आप मेल कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस क्वेरी को सॉल्व किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।